बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मियासिस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने माइटोसिस को डिस्कस किया था। माइटोसिस कौन कौन से फेजेस में आता है और फिर उसके सिग्निफिकेंस क्या है, ये चीज़ें तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की है, लेकिन आज वाले लेक्चर में हम मियासिस को डिस्कस करेंगे और फिर मियासिस का जो सिग्निफिकेंस है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मियासिस का डिफिनीशन देख ले कि मियासिस का डिफिनीशन क्या है। तो जिसमें ईच सेल डिवाइड इनटू 4 डॉटर सेल एंड एवरी सेल रिसीव्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कि एक सेल डिवाइड होता है 4 सेल्स में, 4 सेल्स में हर एक सेल डिवाइड हो जाता है और फिर हर एक सेल रिसीव कर लेता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा, अब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर अगर उसका पेरेंट सेल है उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो उसका जो डॉटर सेल आएगा उसमें 23 क्रोमोसोम होंगे, तो इसको हम कहते हैं हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो एक सेल डिवाइड होता है 4 में और फिर उसके जो डॉटर सेल है वो रिसीव कर लेते हैं हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक सेल है, ये डिवाइड हो गया 4 सेल्स में, लेट्स सपोज, तो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे उसमें 23 इस तरीके से आ जाएंगे। अब ये किस तरीके से होता है तो इंशाल्लाह यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉइड से हो जाएंगे हेप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब है 2n, 2n का मतलब यह है कि यहाँ पे फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, लेकिन हेप्लॉइड का मतलब है हाफ नंबर। तो डिप्लॉइड का मतलब फुल नंबर कौन सा है, 46 है, और हेप्लॉइड का मतलब है हाफ नंबर। तो हाफ कितना है, हाफ है 23। तो डिप्लॉइड को जाहिर किया जाता है 2n से और हेप्लॉइड को जाहिर किया जाता है सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल n से। तो डिप्लॉइड का मतलब है फुल नंबर ऑफ एंड हेप्लॉइड का मतलब है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो अब मियासिस के 2 स्टेजेस है, मतलब यह है कि मियासिस 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। पहले स्टेज को हम कहते हैं मियासिस 1 और दूसरे स्टेज को कहा जाता है मियासिस 2। तो सबसे पहले मियासिस 1 को डिस्कस करेंगे। मियासिस 1 का पहला स्टेज यहाँ पे आता है प्रोपेज 1। जिस तरह हमने बात की है कि माइटोसिस के अंदर प्रोपेज, मेटापेज, एनापेज और टीलोफेज था, बिल्कुल इसी तरीके से मियासिस के अंदर भी प्रोपेज, मेटापेज, एनापेज और टीलोफेज है। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि अगर हम स्टेज 1 के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर हम मियासिस के स्टेज 1 के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फिर उसके जो सब स्टेजेस है, मिसाल के तौर पर प्रोपेज, मेटापेज, इसके साथ फिर 1 लगाना पड़ता है। जिस तरह मैंने यहाँ पे लगाया है प्रोपेज 1, इसी तरीके से मेटापेज 1, एनापेज 1, टीलोफेज 1। अगर हम स्टेज 2 के बारे में पढ़ रहे हैं, मियासिस के स्टेज 2 के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे फिर हम प्रोपेज 2, मेटापेज 2, एनापेज 2 इसी तरीके से करेंगे। लेकिन अगर हम माइटोसिस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे फिर उसके साथ हम 1 या 2 नहीं लगाएंगे, वहाँ पे हम सिर्फ लगाएंगे मेटापेज, एनापेज, टीलोफेज इसी तरीके से, तो वहाँ पे 1, 2 नहीं लगेगा। और इसके अलावा मियासिस होता है, जिस तरह मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, कि ये हमारे बॉडी के अंदर जो 6 सेल्स होते हैं उसके अंदर ये मियासिस वाला प्रोसेस होता है। और माइटोसिस के बारे में तो मैंने बताया था कि वो बॉडी के सेल्स में होते हैं। तो यहाँ पे पहला पेज आता है प्रोपेज 1। अब प्रोपेज 1 बिल्कुल सिमिलर है माइटोसिस के प्रोपेज से, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस मौजूद है और वही डिफरेंस के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। बाकी सारी चीज़ें सेम है। सारी चीज़ें सेम किस तरीके से कि उसके अंदर जो डीएनए वगैरह है, जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, वो अपना शेप चेंज कर देता है, कंडेंस हो जाएंगे, क्रोमोसोम वाला शेप इख्तियार करेंगे, जिस तरह मैंने बताया था डिटेल में। इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाता है, वो भी बिल्कुल सिमिलर है माइटोसिस के। इसके अलावा जो सेंट्रोसोम है वो डिवाइड हो जाता है सेंट्रियोल्स में और फिर अपोजिट साइड पे मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। जिस तरह यहाँ पे ये था, डिवाइड हो गया, तो एक साइड पे जा रहा है और दूसरा दूसरे साइड पे वो ट्रेवल कर रहे हैं। और फिर उसके साथ जब वो ट्रेवल करते हैं तो उसी दौरान उससे फिर स्पिंडल फाइबर्स भी एराइज होते हैं। तो ये चीजें तो बिल्कुल सिमिलर है माइटोसिस के, कि पहला क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंस हो जाएगा क्रोमोसोम में, दूसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगा, तीसरा सेंट्रोसोम डिवाइड हो जाएगा सेंट्रियोल्स में और उससे स्पिंडल फाइबर्स निकल आ जाएंगे, और चौथा वही जो सेंट्रियोल है वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करेंगे और उससे जो स्पिंडल फाइबर्स निकल आ जाएंगे वो उन क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएंगे। तो ये जो था बिल्कुल सिमिलर वही चीज के, लेकिन इसमें जो एक डिफरेंस मौजूद है प्रोपेज 1 में जो एक डिफरेंस मौजूद है जो इसको जुदा कर देती है माइटोसिस के प्रोपेज से, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा, तो यहाँ पे जितने भी डीएनए वगैरह वो क्रोमोसोम की शेप में आ जाते हैं, तो ये सारे के सारे क्रोमोसोम पेयर की शेप में रहते हैं। पेयर का मतलब ये है कि इस तरीके से जोड़ों की फॉर्म में रहते हैं। ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग जुड़े हुए हैं, ये दोनों अलग जुड़े हुए हैं,
और ये दोनों अलग जुड़े हुए हैं। तो जितने भी क्रोमोसोम हैं वो इसी तरीके से पेयर शेप में आ जाएंगे, एक दूसरे के साथ वो जुड़ जाएंगे। और जब एक मरतबा वो जुड़ गए तो इसमें राज क्या है इस जुड़ने में, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने ये दो क्रोमोसोम्स बनाए हैं जो कि एक दूसरे के साथ उन्होंने पेयर अप किया है। तो अब ये दोनों क्रोमोसोम क्या करेंगे, ये दोनों क्रोमोसोम यहाँ पे मैंने बनाए हैं, ये दोनों क्रोमोसोम बड़े करके मैंने यहाँ पे बनाए हैं ताकि इसके अंदर जो प्रोसेस हो जाता है वो आप लोग समझ सके। तो जब ये क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ इसी तरीके से आ जाएंगे तो इस प्रोसेस को, इसको हम फिर कहते हैं साइनेप्स, इसको हम कहते हैं साइनेप्स कहते हैं या इसको साइनेप्सिस कहते हैं, कि जिसमें दो होमोलोगस क्रोमोसोम, दो एक जैसे क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ टच हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं साइनेप्स। तो जब ये साइनेप्स कर लेते हैं तो उसका जो ये वाले एंड है जो एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, जिस तरह ये वाले हैं या ऊपर वाले ये दोनों एंड्स इस क्रोमोसोम का और इस क्रोमोसोम का, ये दोनों एंड्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे। तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे तो फिर इसको काइज़मा कहते हैं। तो जब पूरा क्रोमोसोम दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे साइनेप्स, लेकिन इसके जो क्रोमेटिड्स है, ये क्रोमेटिड्स है ना, ये इसका अपना क्रोमेटिड है और ये इसका अपना क्रोमेटिड है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और मिक्सचर बना देता है तो फिर उस मिक्सचर को हम कहते हैं काइज़मा, इसको कहा जाता है। तो जब इसको काइज़मा कहा जाता है, उस काइज़मे में क्या होता है, उस काइज़मे के दौरान तो जब ये एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, उस काइज़मे की वजह से तो अटैच हो चुके हैं, लेकिन जब ये एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं तो उसके दौरान ये अपने पार्ट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। पार्ट्स किस तरह एक्सचेंज हो गए, जिस तरह ये वाले देख ले, ये मैंने ब्लैक बनाया था ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम मैंने रेड बनाया था। तो इस रेड वाले क्रोमोसोम के पास इस ब्लैक वाले क्रोमोसोम का एक पार्ट आया है, ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पे इसी तरीके से। लेकिन इसके साथ जो ब्लैक वाला मैंने बनाया था उसके साथ रेड वाले क्रोमोसोम का एक पार्ट यहाँ पे आया है। तो मतलब ये है कि इस क्रोमोसोम ने इस क्रोमोसोम से अपने लिए एक पार्ट ले लिया और इस वाले क्रोमोसोम ने इस क्रोमोसोम से अपने लिए एक पार्ट ले लिया, या पार्ट वहां पे एक्सचेंज हो गए। तो इस एक्सचेंज ऑफ पार्ट्स को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। कि जब क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, काइज़मा बना लेता है और उसी के दौरान फिर वो अपने पार्ट्स एक्सचेंज कर लेते हैं। अपना एक क्रोमोसोम अपने पार्ट दूसरे को दे देता है, दूसरा और पहले वाले को दे देता है। तो इसी तरीके से वहां पे पार्ट्स एक्सचेंज हो गए और इस पार्ट्स एक्सचेंज प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये बहुत ज्यादा वेरिएशंस आते हैं। आप देख सकते हो कि हर एक बाई दूसरे बाई से मुख्तलिफ है, हर एक इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। तो ये जो डिफरेंसेस आते हैं इंसानों के दरमियान, ये इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से आते हैं। क्योंकि जब ये क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा तो वहां पे फिर नए नए किस्म के क्रोमोसोम्स बनेंगे, नए नए अक़साम बनेंगे। तो जो क्रोमोसोम्स नया हो जाएगा तो इसका मतलब ये है यूनिक बनेगा, तो इसका मतलब ये है कि वह है भाई एक जो इंसान बनेगा, मिसाल के तौर पर अगर ह्यूमंस में है वो, तो वो फिर एक यूनिक इंसान होगा, उसकी तरह फिर पहले कोई इंसान नहीं होगा। तो बिल्कुल ये जो डिफरेंसेस है, ये जो वेरिएशन है, ये इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे ये जो काइज़मा है ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान बनता है। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि ये वाला एक क्रोमेटिड है इस तरीके से और ये वाला दूसरा क्रोमेटिड है। तो ये दोनों क्रोमेटिड अगर सेम क्रोमोसोम पे है तो इसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन ये वाला क्रोमेटिड इस दूसरे क्रोमोसोम का नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। जिस तरह अगर एक बाप के दो बेटियां हैं तो उसको हम कहते हैं कि वो सिस्टर है, लेकिन अगर वो दो लड़कियां वहां पे मौजूद है, मिसाल के तौर पर अगर दो लड़कियां मौजूद है, अगर वो उसका ताल्लुक एक बाप से है तो हम कहते हैं कि वो सिस्टर है। लेकिन अगर वो दो लड़कियां वहां पे मौजूद है लेकिन अगर वो एक दूसरे से उसका ताल्लुक नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वो नॉन सिस्टर है। तो इसी तरीके से यहाँ पे इस क्रोमोसोम का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसी वजह से इसको हम कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है ना, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान होता है। मतलब ये है कि जो पार्ट एक्सचेंज होते हैं वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान एक्सचेंज हो जाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाता है और उसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशंस आ जाते हैं। अच्छा, तो प्रोफेज के कंप्लीट होने के बाद अगला जो प्रोसेस शुरू हो जाता है वो है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज भी बिल्कुल सेम है जिस तरह हमने माइटोसिस में पढ़ा था कि जिसमें वो जो क्रोमोसोम्स के साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो चुके हैं वही क्रोमोसोम्स फिर अरेंज हो जाएंगे सेंटर में, जिस तरह यहाँ पे ये अरेंज हो चुके हैं सेंटर में, और इसको फिर हम कहता है मेटाफेज प्लेट। तो यहाँ पे वो बिल्कुल सेंटर में अरेंज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मियासिस वाला मेटाफेज और जो हमने पढ़ा था पहले माइटोसिस वाले मेटाफेज में यही फर्क है कि वहाँ पे वो जो एक क्रोमोसोम था ना उसके साथ दोनों साइड से वो स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते थे। जिस तरह अगर यहाँ पे मैं बना दूं तो यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है इसके साथ इस वाले सेंट्रियोल का भी स्पिंडल फाइबर अटैच है और इसी तरीके से यहाँ से भी ये
स्पिंडल फाइबर्स अटैच है। तो मतलब ये है कि दोनों सेंट्रियोल से एक ही क्रोमोसोम के साथ वो स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते थे। तो जब वो डिवाइड हो जाता था, वो उसको पुल कर लेते थे, तो वही क्रोमोसोम सेंट्रोमियर पे डिवाइड हो जाता और एक क्रोमेटिड एक साइड पे चला जाता, दूसरा क्रोमेटिड दूसरे साइड पे चला जाता। लेकिन यहाँ पे जो मियासिस वाला है उसमें क्या होता है, उस मियासिस में क्या होता है कि यहाँ पे हर एक क्रोमोसोम के साथ अलग अलग स्पिंडल फाइबर अटैच है। मिसाल के तौर पर इस क्रोमोसोम के साथ ये वाला स्पिंडल फाइबर अटैच है, लेकिन इस क्रोमोसोम के साथ इससे कोई स्पिंडल फाइबर अटैच नहीं हुआ। तो मतलब ये है कि इस क्रोमोसोम के साथ ये वाला स्पिंडल फाइबर अटैच है इस सेंट्रियोल का, और इसके साथ ये वाला अटैच है। इसी तरीके से इस साइड पे जो मौजूद है तो वो यहाँ से स्पिंडल फाइबर से राइस हो चुके हैं और उसके साथ अटैच है, और इसी तरीके से ये वाले क्रोमोसोम मौजूद है वो यहाँ से उसके साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो चुके हैं। तो जब ये स्पिंडल फाइबर्स उसको अपनी तरफ खींचेंगे तो इसी तरीके से वो क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाएंगे हाफ में। तो यहाँ पे इसी तरीके से ये है कि पहले उसको अरेंज कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो स्पिंडल फाइबर्स उसके साथ अटैच हैं, लेकिन वो स्पिंडल फाइबर्स फिर अलग अलग क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होते हैं। इस वाले सेंट्रियोल का स्पिंडल फाइबर इस साइड से अटैच नहीं होता और इसका यहाँ पे अटैच नहीं होता, वो अपने अलग अलग क्रोमोसोम के साथ वो अटैच हो जाता है। तो इसके बाद फिर शुरू हो जाता है एनाफेज। एनाफेज भी बिल्कुल सेम है जिस तरह हमने माइटोसिस का जिक्र किया था कि वहां पे सबसे पहले जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पे हो चुका है, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। और जो स्पिंडल फाइबर्स थे वो कंट्रैक्ट हो जाएंगे और अपने अपने क्रोमोसोम्स को अपनी अपनी तरफ खींच लेंगे, जिस तरीके से यहाँ पे वो सेंटर में मौजूद थे लेकिन वो अपनी अपनी तरफ उसको खींच लेते हैं और अपनी अपनी साइड्स पे वो आ जाता है। इसके बाद जो अगला फेज है वो है टीलोफेज। तो टीलोफेज बिल्कुल उलट है प्रोपेज के। यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुका था प्रोपेज में, वो यहाँ पे दोबारा वापस आ जाएगा और क्रोमोसोम का जो शेप है वो दोबारा चेंज हो जाएगा और वो क्रोमेटिन नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसी तरीके से जो साइटोकाइनेसिस एनाफेज के दौरान स्टार्ट हो चुका था वही साइटोकाइनेसिस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और वो एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है। अब आप लोगों ने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे लेट्स सपोज हम बात करेंगे कि क्रोमोसोम कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 8 क्रोमोसोम्स है। तो मतलब ये है कि यहाँ पे 8 क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे ये डिप्लॉइड है, यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर फुल है। यहाँ पे भी मेटाफेज में भी वो नंबर अभी मेंटेन है, मतलब ये है कि 8 क्रोमोसोम अभी भी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन एनाफेज के दौरान वो क्रोमोसोम डिवाइड हो चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि 1 2 3 4 4 क्रोमोसोम इस साइड पे और 4 क्रोमोसोम इस साइड पे वो आ चुके हैं, वो डिवाइड हो चुके हैं। और इसी तरीके से जो भी आ चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो सेल बना है इसमें भी 4 क्रोमोसोम होंगे और इस वाले सेल के अंदर भी 4 क्रोमोसोम्स होंगे। तो यहाँ पे उसमें क्रोमोसोम का नंबर फुल था, लेकिन यहाँ पे वो क्रोमोसोम का नंबर वो हाफ हो चुका है, वो डिवाइड हो चुका है। तो ये तो कंप्लीट हो गया, ये तो डिफिनीशन का एक स्टेप कंप्लीट हो गया कि हर एक सेल में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाएंगे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाएंगे। लेकिन दूसरा स्टेप अभी बाकी है कि एक सेल ने 4 डॉटर सेल में डिवाइड होना है। लेकिन यहाँ पे तो एक सेल 2 में डिवाइड हो गया ना, लेकिन हमने तो डिफिनीशन में कहा है कि 4 में डिवाइड होता है। तो वो अब क्या होगा फिर, तो अब इसके बाद वाला प्रोसेस शुरू हो जाएगा। मतलब ये है कि ये दोनों सेल्स तो बने हैं लेकिन ये मियासिस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये मियासिस अभी हाफ मियासिस है। इसके बाद जो दूसरा मियासिस 2 स्टार्ट हो जाएगा उसमें फिर ये दोनों सेल अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे। तो इसमें ये वाला सेल अलग डिवाइड हो जाएगा, तो जब ये सेल डिवाइड हो जाएगा तो ये अलग 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे और इसी तरीके से ये वाला सेल अलग 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से इस वाले सेल से भी 2 बन जाएंगे और इस वाले सेल से भी 2 बन जाएंगे। तो यहाँ पे 4 सेल्स वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब ये हम पढ़ेंगे कि फिर इन सेल से किस तरीके से वो डिवीजन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो मियासिस के दूसरे स्टेज की यहाँ पे हम शुरुआत कर रहे हैं कि मियासिस की दूसरे स्टेज में किस तरीके से होते हैं। तो अगर मैं थोड़ी सी बता दूं तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि लेट्स सपोज ये एक सेल है, इसमें 8 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, उसमें क्रोमोसोम की तादाद 1 है। तो मियासिस 1 के दौरान वो सेल डिवाइड हो गया 2 में। वो सेल कितने में डिवाइड हो गया, 2 में डिवाइड हो गया और उसमें 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ गए। तो यहाँ पे ये हो गया M1 मतलब मियासिस 1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और हमारे पास ये दोनों सेल्स आ चुके हैं। तो यहाँ पे जब ये दोनों सेल्स हमारे पास आ चुके हैं तो इसमें जिस तरह मैंने बता दिया इसमें अलग से डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा और इस वाले में अलग से डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो जब इसमें डिवीजन स्टार्ट होता है तो फिर यहाँ पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे M2 स्टार्ट हो गया, यहाँ पे मियासिस 2 वाला प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो इसमें अलग डिवीजन हो जाएगा और इसमें अलग डिवीजन हो जाएगा, लेकिन ये दोनों डिवीजन बिल्कुल सेम रहते हैं। तो हम सिर्फ यहाँ पे एक ही सेल को लेंगे, या हम इस वाले सेल को लेंगे या इस वाले सेल को लेंगे,
कि यहाँ पे ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हम तो या सिर्फ इस सेल को लेंगे या इस सेल को लेंगे और उस प्रोसेस को आगे लेके जाएंगे कि किस तरीके से ये कंप्लीट हो जाता है। तो जिस तरह मैंने बता दिया कि मियासिस 2 में पहला फेज है प्रोपेज 2। अब याद रखें अपने जहन में कि ये मियासिस 2 बिल्कुल सिमिलर है माइटोसिस के। मियासिस 2 बिल्कुल सिमिलर है माइटोसिस के, क्योंकि इसके जो स्टेप्स है और उसमें जितने भी मैकेनिज्म है वो बिल्कुल सिमिलर है, उसमें कुछ खास डिफरेंस मौजूद नहीं है, लेकिन सिर्फ नाम का फर्क है। हाँ, सिर्फ नाम का फर्क है, बाकी बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे प्रोपेज 2 की अगर हम बात करें, जिस तरह हमने माइटोसिस में बात की, जिस तरह हमने मियासिस में बात की, बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे जो सेंट्रोसोम है वो डिवाइड हो जाता है दो में। वो एक साइड पे चला जाएगा, दूसरे साइड पे चला जाएगा, यहाँ पे अपोजिट पोल की तरफ वो मूवमेंट स्टार्ट करेगा। साथ में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी गायब हो गया और उसके अंदर जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो कंडेंस हो गए और वो क्रोमोसोम का शेप उन्होंने इख्तियार कर लिया जो यहाँ पे मैंने बनाए हैं। तो इसी तरीके से ये प्रोपेज 2 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मेटाफेज में क्या होता है कि वही क्रोमोसोम जो वहां पे बने हैं उन ही क्रोमोसोम के साथ ये स्पिंडल फाइबर्स यहां से अटैच हो जाएंगे। ये है स्पिंडल फाइबर, तो ये स्पिंडल फाइबर उसके साथ अटैच हो जाएंगे और उसको बिल्कुल अरेंज करेंगे सेंटर पे। जब स्पिंडल फाइबर उसके साथ अरेंज हो गए तो बिल्कुल उसको सेंटर पे अरेंज करेंगे जिस तरह माइटोसिस और मियासिस में होता है। लेकिन यहाँ पे जो मेटाफेज 2 है वो डिफरेंट है मेटाफेज 1 से। किस तरीके से डिफरेंट है, वहां पे अगर आप लोग को याद तो मैंने इस तरीके से एक डायग्राम बनाया था जिसमें ये क्रोमोसोम, मतलब ये है कि ये सेंट्रोसोम है, तो यहाँ पे ये अलग अलग उससे अटैच है। इस साइड का सेंट्रियोल इसके साथ क्रोमोसोम के साथ अटैच है, इस वाले साइड का सेंट्रियोल वो इस साइड से अटैच है। मतलब ये है कि वो अलग अलग उससे अटैच होते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरह माइटोसिस में हुआ था कि एक ही क्रोमोसोम के साथ दोनों सेंट्रियोल अटैच है, इस साइड वाले सेंट्रियोल भी इसके साथ अटैच है और इस वाले सेंट्रियोल भी इसके साथ अटैच है, जिस तरह माइटोसिस में हुआ करता था। लेकिन अगर हम मियासिस 1 की बात कर ले तो वहां पे हर एक क्रोमोसोम के साथ अलग अलग सेंट्रियोल के स्पिंडल फाइबर्स वो अटैच थे। तो यहाँ पे जब वो उसको अरेंज करेंगे बिल्कुल सेंटर पे तो उसको हम मेटाफेज स्टेट कहते हैं और उसके बाद जो तीसरा स्टेज यहाँ पे शुरू हो जाता है उसको हम एनाफेज 2 कहते हैं। एनाफेज 2 में फिर क्या है कि जिस तरीके मैंने बता दिया कि एनाफेज 2 में साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगा, ये सेल मेम्ब्रेन ये अंदर साइड पे फोल्ड हो जाएगा और जो क्रोमोसोम्स यहाँ पे मौजूद थे वो क्रोमोसोम सेंटर पे ब्रेक हो जाएंगे और वो स्पिंडल फाइबर उसको अपनी अपनी तरफ खींच लेगा। ये वाला सेंट्रियोल उसको अपनी तरफ खींच लेगा अपने क्रोमोसोम्स को और ये वाला उसको अपनी तरफ खींच लेगा। और जब इस तरीके से वो अपनी तरफ वो खींच लेते हैं तो वहां पे फिर शुरू हो जाता है टीलोफेज। तो टीलोफेज में फिर जो साइटोकाइनेसिस यहाँ पे शुरू हुआ था वो साइटोकाइनेसिस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो जब यहाँ पे ये कंप्लीट हो गए तो दोबारा वहां पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो दोबारा रीअपेयर हो जाएगा और साथ में जो क्रोमोसोम्स बने थे उसका शेप वापस क्रोमेटिन नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाएगा और इसी तरीके से ये डिवीजन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्रोमोसोम नंबर्स की। तो क्रोमोसोम नंबर तो यहाँ पे जिस तरह मैंने बता दिया था मियासिस 1 में पहले सेल में 8 थे, तो वहां पे मियासिस 1 में वो फिर उसके जो डॉटर सेल है उसमें 4 आ गए। तो यहाँ पे भी 4 होने चाहिए, तो यहाँ पे भी 4 है 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 है 1 2 3 4 और इसी तरीके से। तो जब मतलब ये है कि जब ये डिवाइड हो जाता है, ये क्रोमोसोम डिवाइड हो जाता है तो ये दोनों क्रोमोसोम के पार्ट है, ये भी क्रोमोसोम का पार्ट है, ये भी पार्ट है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको एक एक काउंट कर सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 इसी तरीके से। तो मतलब ये है कि इसमें भी 4 आ गए और इसमें भी 4 आ गए। अब मैंने यहाँ पे बताया था कि हमारे जो ये वाला सेल है इसमें अलग डिवीजन हो जाएगा और इसमें अलग डिवीजन हो जाएगा और वो है मियासिस 2। यहाँ पे लेट्स सपोज अगर मैं देख लूं तो ये है इसी तरीके से उसमें डिवाइड, तो यहाँ पे इसी तरीके से वो डिवीजन हो गया। एक ये वाला सेल अलग से डिवाइड हो गया 2 में, ये वाला सेल अलग से डिवाइड हो गया 2 में। जिस तरह मैंने ये वाला प्रोसेस कर दिया इस सेल के लिए बिल्कुल सिमिलर ये वाला प्रोसेस हो जाएगा इसी सेल के लिए, यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये मेल में हुआ है लेट्स सपोज ये मियासिस मेल में भी होता है, फीमेल बॉडी के अंदर भी होते हैं, लेकिन अगर ये मेल बॉडी में हुआ है तो फिर ये वाला जो सेल्स यहाँ पे बने हैं उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और फिर वो स्पर्म सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से ये प्रोसेस फिर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, तो आप डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मियासिस कि मियासिस किस तरीके से हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मियासिस हर उस ऑर्गेनिज्म में होता है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स या हम ह्यूमंस की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पे मेल के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है स्पर्म सेल, मेल के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है स्पर्म सेल, इसी मियासिस के जरिए ये प्रोड्यूस होता है। और इसी तरीके से फीमेल बॉडी के अंदर वहाँ पे एग
या ओवम प्रोड्यूस होता है इसी मियासिस के जरिए। तो जब स्पर्म सेल प्रोड्यूस हो जाते हैं तो वहाँ पे हेप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। हेप्लाइड का मतलब ये है कि वहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर हाफ होगा। और इसी तरीके से अगर फीमेल बॉडी के अंदर भी वो एग या ओवा प्रोड्यूस हो जाता है तो वहाँ पे भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। तो यहाँ पे मैंने एन और एन लिखा है, एन का मतलब है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो इसी तरीके से जब ये स्पर्म सेल मेल से और ये फीमेल से एग सेल ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। वो प्रोसेस जिसमें ये स्पर्म सेल और ये एग सेल एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फिर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के नतीजे में प्रोड्यूस हो जाता है जाइगोट। वहां पे जाइगोट प्रोड्यूस हो गया। अब जाइगोट क्या है? जाइगोट ट्विन है। ट्विन का मतलब ये है कि वहां पे वो डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम वहां पे मौजूद है। तो इसको हम कहते हैं कि डिप्लॉइड एक ट्विन है जिसमें मिसाल के तौर पर यहाँ से एक इन यहाँ से और एक इन यहाँ से, तो ये दोनों मिलके वो डिप्लॉइड हो जाता है, ट्विन क्रोमोसोम वो आ जाता है। तो जब जाइगोट बन गया तो फिर उसी जाइगोट के अंदर माइटोसिस हो जाएगा। उसके अंदर जो सेल बने हैं वो डिवाइड होते जाएंगे माइटोसिस प्रोसेस के जरिए और फिर वहाँ पे एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो जब ये स्पर्म सेल प्रोड्यूस होते हैं तो ये स्पर्म सेल की प्रोडक्शन ये मियासिस की वजह से होती है। और अगर यहाँ पे एक सेल या ओवा प्रोड्यूस हो जाता है तो ये भी इस मियासिस की वजह से होता है। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं जाइगोट बना रहता है तो फिर जाइगोट के अंदर फिर जो डिवीजन होती है फिर वो माइटोसिस के जरिए होती है और फिर वहाँ पे एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसी तरीके से मियासिस का दूसरा सिग्निफिकेंस ये है कि ये हमें देता है जेनेटिक वेरिएशंस। जेनेटिक वेरिएशंस किस वजह से आता है? इसमें जेनेटिक वेरिएशन आता है क्रॉसिंग ओवर की वजह से। क्रॉसिंग ओवर मैंने बता दिया जो प्रोफेज 1 के अंदर होता है वहां पे प्रोड्यूस वो कर लेता है बहुत ज्यादा जेनेटिक वेरिएशंस। जेनेटिक वेरिएशंस का मतलब यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के अंदर जो चेंजेस आते हैं, जो वेरिएशन मौजूद हैं, वो इसी की वजह से आता है, इसी क्रॉसिंग ओवर के जरिए आता है। तो आप लोग जितने भी देखते हो, जितने भी इंसान देखते हो, जितने भी एनिमल्स देखते हो, तकरीबन सारे एक दूसरे से वो मुख्तलिफ होते हैं। कलर के लिहाज से, बिहेवियर के लिहाज से वो इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तो इसी वजह से ये जो डिफरेंसेस आए हैं, ये जो वेरिएशन आए हैं, ये इसी मियासिस की वजह से वो आए हैं। तो ये तो था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।